आप सभी विद्यार्थियों का गर्ल्स एवीएम मालपुरा की ऑनलाइन कक्षाओं में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि हमारे यहाँ कक्षा 12 का अनिवार्य विषय का टॉपिक चल रहा है पद परिचय वाला, और पद परिचय में हम पढ़ रहे हैं अव्यय पद परिचय। अव्यय पद परिचय, अव्यय पदों का परिचय देना, उनका अव्यय पद क्या है, उनकी विशेषताएं क्या क्या है, इसका परिचय देना। अब प्रश्न आता है कि अव्यय क्या है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं। हिंदी में शब्द के दो प्रकार बताए गए हैं। पहला प्रकार होता है जिसको हमने कहा विकारी, और दूसरा प्रकार जिसको हमने कहा अविकारी। विकारी का मतलब होता है कि जिसमें लिंग, वचन, पुरुष आदि व्याकरणिक कोटि का प्रभाव पड़ता हो, आदि व्याकरणिक कोटि से परिवर्तन आता हो, चेंजेज होता हो, वो विकारी शब्द कहलाते हैं। और जिनसे कोई परिवर्तन नहीं आता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लिंग, वचन, पुरुष आदि व्याकरणिक कोटि का कोई प्रभाव जिन पर नहीं पड़ता, वो अविकारी कहलाते। यानी जो विकारी न हो वो अविकारी है। विकारी की बात करें, आपने पूर्व में पढ़ा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये विकारी शब्दों में आते हैं, और अविकारी जो है वो अन्य वैल्यू में आते हैं। शाब्दिक अर्थों में समझा जाए तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं यही कहूंगा, अव्यय का शाब्दिक अर्थ होता है, अव्यय जो है वो दो शब्दों से मिलकर के बना होता है, ए और वय। ए का मतलब नहीं और वय का मतलब खर्च, कि जो खर्च ना हो, यथावत बना रहे, लिंग, पुरुष, वचन आदि का प्रभाव जिन पर ना पड़े, वो यथावत रूप से चले, उसे हम अव्यय कहते हैं। अब प्रश्न आता है कि अव्यय पद परिचय में कौन कौन से पद परिचय, अव्यय पद परिचय में कौन कौन से होते हैं। अव्यय पद परिचय की बात करें, इसका पहला प्रकार होता है जिसको हमने कहा क्रिया विशेषण। इसका दूसरा प्रकार है जिसको समुच्चय बोधक अव्यय के नाम से जाना है। इसके तीसरे प्रकार की बात करें, इसको नाम दिया गया संबंध बोधक अव्यय, और इसका चौथा प्रकार है वो है विस्मयादि बोधक। मैं आपको इन सब की बेसिक कॉन्सेप्ट, साधारण जानकारी मैं आपको दे देता हूं, उसके बाद हम अव्यय पद परिचय को पढ़ेंगे। अव्यय पद परिचय में सबसे यदि जटिलताएं वाला यदि कोई है तो वो है क्रिया विशेषण, क्योंकि समुच्चय बोधक दो उपवाक्यों को जोड़ने वाला होता है, योजकता वाला होता है, दो उपवाक्यों को जोड़ने का काम करता है, ऐड वाला है। संबंध, एक दूसरे के संबंध को बताने वाला जो होता है वो संबंध बोधक होता है। तीसरा विस्मयादि, आपने अंग्रेजी में पढ़ा हुआ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, अहो, अल्लाह, या, ये सारे के सारे, अरे, ये सारे के सारे इसमें आते हैं। तो मेन आता है क्रिया विशेषण। आज हम क्रिया विशेषण पद परिचय के बारे में पढ़ते हैं। जो कि क्रिया विशेषण शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर के बना, एक बना वर्ब, दूसरा बना एडजेक्टिव। क्रिया और विशेषण शब्दों से बनकर के क्रिया विशेषण बना, जिसको हमने कहा एडवर्ब। अंग्रेजी शब्द का प्रयोग किया है मैंने, और मैं यही कहना चाहता हूं कि सामान्यतः विशेषण में और क्रिया विशेषण में अंतर क्या है, याद रखना, ध्यान रखना, दोनों में अंतर है। और दोनों में क्या अंतर है, विशेषण शब्द तो विशेष्य, संज्ञा, सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। किसकी क्वालिटी बताते हैं,
संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले। और ये दोनों क्या कहलाते हैं? इनको हमने एक नाम दिया, वो नाम था विशेष्य। यानी विशेष्य की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाएंगे। विशेष्य क्या है? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले। संज्ञा और सर्वनाम विशेष्य है, उनकी विशेषता बताने वाला विशेषण कहलाता है। विशेषता तो यहां भी बताई जाएगी, लेकिन किसकी? संज्ञा और सर्वनाम की नहीं, इसकी क्रिया की। तो मैं क्या कहूंगा कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब दोनों में क्या अंतर देख लीजिए और देखिएगा। मैंने एक वाक्य लिखा, आम मीठा है। यहां ये जो मीठा शब्द है वो इस आम की विशेषता है। आम एक संज्ञा है और इस संज्ञा की विशेषता है, इसीलिए इसको मैंने कहा ये तो हो गया विशेषण। क्या हो गया? विशेषण। और ये हो गया विशेष्य। अब मैं यहां एक शब्द लिखता हूं जिसको मैं कहूं कि बहुत मीठा है, तो ये बहुत शब्द हो जाएगा प्रविशेषण। क्यों हो जाएगा? ध्यान रखिएगा, बहुत क्या है? विशेषण की भी विशेषता है। मीठा है, कितना मीठा है? बहुत मीठा है। इसका मतलब इस मीठे को भी उसने नाप करके बताया, उसकी भी विशेषता बता दी कि बहुत मीठा है। तो ये तो हो गया इसकी विशेषता। याद रखना विद्यार्थियों, इसमें ये विशेषण है, क्रिया नहीं है। क्रिया के दृष्टिकोण से इस वाक्य को पढ़ेंगे तो केवल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हुआ है, सहायक क्रिया का। और ये सहायक क्रिया ही इस वाक्य के काल की बोध करवाती है आप लोगों को, इसलिए इसको सहायक क्रिया कहा है। इसलिए वास्तविकता में मुख्य क्रिया का लोप है, यहां क्रिया है ही नहीं। ये तो हो गया विशेषण की गणित, समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको क्रिया विशेषण की बताता हूं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते। कैसे? जैसे देखिएगा, रजनी धीरे धीरे चलती है। अब इस वाक्य को पढ़िएगा और इस वाक्य में देखिएगा कि क्रिया क्या है। वाक्य में क्रिया क्या है? आप देखेंगे कि क्रिया है चलना। धातु क्या है? चल। और चल धातु में जब ना प्रत्यय लगा करके क्रिया बनाई जाती है, ना प्रत्यय लगाया जाता है, तो वाक्य बनता है चलना। तो ये क्रिया है। और चलना से वर्तमान कालिक क्रिया में वर्तमान काल का रूप क्या है? चलती है। यही होगा ना? इसका मतलब ये क्रिया है। ये कौन है? ये करता है, ये काम को करने वाला है, इसलिए इसको हमने कर्ता कहा। कर्ता क्या है? स्त्रीलिंग है। ध्यान रखिएगा, स्त्रीलिंग। बहुत सी बार लोग स्त्री को स्त्री किस लिख देते हैं, ये गलत है विद्यार्थियों। स्त्री कभी छोटी नहीं होती है, हमेशा सदैव बड़ी होती है, चाहे वो स्त्री हो, चाहे नारी हो, चाहे पत्नी हो, बड़ी होती है। आप उसे छोटा नहीं कर सकते, और छोटा करके उसके अधिकारों को छोटा नहीं कर सकते, इसलिए ये सदैव बड़ी होती है, ये ध्यान रखना। तो मैंने कहा ये कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग। ये स्त्रीलिंग है, ये स्त्रीलिंग है। यदि रजनी स्त्रीलिंग है तो चलती है स्त्रीलिंग है। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैंने रजनी को हटा करके राज कर दिया। मैंने क्या किया? रजनी को हटा करके राज कर दिया, तो इस राज का लिंग भी बदल गया। ये क्या हो गया? ये पुल्लिंग हो गया। और ये चलती है भी बदल करके पुल्लिंग हो गया। इसका मतलब ये क्रिया भी बदल गई और ये संज्ञा भी बदल गई। अभिप्राय ये है कि जो बदले वो तो विकारी थे, क्या नहीं बदला?
बीच वाला सेंटेंस, बीच वाले शब्द नहीं बदले, चाहे कर्ता स्त्रीलिंग हो, चाहे कर्ता पुल्लिंग हो, चाहे क्रिया स्त्रीलिंग हो, चाहे क्रिया पुल्लिंग हो, लेकिन ये यथावत रहा, ये यथावत रहा। इसीलिए इसको मैंने क्या कहा, क्रिया विशेषण कहा। ये दोनों यथावत हैं, इसलिए इसको मैंने क्रिया विशेषण कहा। और इसलिए नहीं कहा कि ये यथावत है, मैंने इसलिए कहा कि इसकी विशेषता है कि कैसे चलता है, धीरे धीरे चलता है, तेज दौड़ती है, तेज चलती है, इस चलने की विशेषता है, इस चलने की विशेषता है। याद रखिएगा कि धीरे धीरे इस चलने की विशेषता हो गई। तो सामान्य शब्दों में मैं क्या कहूंगा कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण के कितने प्रकार हैं, ये भी याद रखिए। क्रिया विशेषण के प्रकार सामान्य जानकारी दूंगा, कल इसका पूरा पद परिचय में बताऊंगा। यदि क्रिया विशेषण के प्रकारों की बात करें तो सबसे पहले देखिए, क्रिया विशेषणों में स्थानवाचक क्रिया विशेषण का बोध होता है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, अब आप बताइए साहब स्थानवाचक का मतलब क्या है। दूसरे की बात करूं तो दूसरा होता है कालवाचक। काल इट मींस समय, हमारे यहां क्या बोलते हैं, काल, समय। अंग्रेजी क्या कहती है, देखो काल का मतलब होता है, अंग्रेजी कहती है TEN, टेंस। अंग्रेजी इसको टेंस के नाम से बुलाती है और इसको कहती है टाइम। इसलिए मित्रों, इसलिए विद्यार्थियों, काल का मतलब टेंस है, समय का मतलब टाइम है। काल समय नहीं है, लेकिन हिंदी क्या कहती है, काल का मतलब जो चल रहा है, जो आज है, जो कल था, जो आने वाले समय में होगा, वो जो समय का जो चक्र है, एक टाइम ऑफ पीरियड, टाइम ऑफ पीरियड, समय का एक समूह। मैं इसको ये नहीं कह सकता 1 बज रहे इसका मतलब काल है, 1 बजे का काल नहीं होता। 1 बज रहे इसका मतलब समय है, लेकिन मैं कहूँ कलयुग का काल एक टाइम पीरियड है, तो वो काल है। तो दूसरा होता है काल बोधक। दूसरा क्या है, काल बोधक क्रिया विशेषण। तीसरे की बात करूं तो होता है रीतिवाचक, तरीका। और चौथे की बात करूं तो वो होता है परिमाण बोधक। याद रखना विद्यार्थियों, पहली बात करते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण कि जो शब्द क्रिया के स्थान संबंधी विशेषता का पता बताए, या यूं कहूं कि जो शब्द क्रिया के स्थान संबंधी बोध कर जानकारी दिया, बोध कराए, उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। और ये देखिएगा कि जहां कहां लगा करके, आप कहां रहते हैं, रहना, और कहां शब्द लगा करके प्रश्न पूछा जाए और उसका आंसर मिले, उसका उत्तर मिले, तो वहां स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। जैसे कक्षा द्वादशी नीचे बैठी है, कहां बैठी है, नीचे। उदाहरण देखिएगा, कक्षा द्वादशी नीचे बैठी है, नीचे का मतलब स्थान है, तो जहां स्थान का बोध हो वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जैसे यहाँ, वहां, ऊपर, नीचे, बाहर, अंदर, भीतर, सामने, आमने, पास, दूर, ये सारे के सारे उसके स्थान का बोध कराते हैं, इसलिए इसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ये हो गया। देखिएगा आगे आता है काल बोधक क्रिया विशेषण। काल का मतलब होता है समय, टाइम ऑफ पीरियड, कि जो शब्द क्रिया के समय का बोध कराए, जो शब्द क्रिया के समय का बोध कराए, उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। और इस कालवाचक की विशेषता क्या है, ये कब लगा करके प्रश्न पूछा जाता है, वो मर गया, कब मर गया, वो मर गया, कब मर गया, तो यहां कब लगा करके काल बोधक की बात की, कब लगा करके प्रश्न पूछा जाता है और उत्तर निकल करके आता है, उसे काल बोधक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में देखिएगा,
अभी, आज, कल, कभी, सुबह, शाम, दोपहर, कभी कभी, ये सारे शब्द। जैसे मैंने ये कहा कि राहत इंदौरी साहब का इंतकाल हो गया है, उन्हें बुधवार सुबह सुपर्दे खाक किया जाएगा। कब किया जाएगा? सुबह। तो यहाँ ये शब्द आया, तो ये शब्द काल का बोधक करवाते हैं। जैसे द्वारका जी सुबह आएंगे, तो यहाँ सुबह आना, सुबह शब्द जो है वो काल का बोधक है। इसके बाद आता है रीतिवाचक। रीति इट मीन्स मेथड। रीति का मतलब होता है तरीका। जो शब्द क्रिया की स्थिति, तरीका, या यूं कहूं कि जो शब्द क्रिया की स्थिति, तरीका, रीति और ढंग का बोध कराए, वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। और इसको कहते ना, छोटे से बच्चे को माता जी कहती कैसे बैठी है, तो कैसे लगा करके प्रश्न पूछा जाता है और उत्तर निकल करके आता है। वह धीरे धीरे चलती है। वो कैसे चलती है? धीरे धीरे। मोहन जो है चुपचाप बैठा है। मोहन कैसे बैठा है? चुपचाप बैठा है। तो ये सारे के सारे रीतिवाचक में आते हैं। जैसे धीरे धीरे धीरे, तेज, जोर से, चुपचाप, शायद, इसलिए, अच्छी तरह, या सचमुच, ये जो शब्द हैं ये सब रीतिवाचक में आते हैं। और अंत में आता है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में क्या होता है कि जो शब्द क्रिया की मात्रा संबंधी विशेषता बताए, क्रिया की मात्रा संबंधी विशेषता बताने वाले शब्द परिमाणवाचक शब्द कहलाते हैं। और इसमें कितना लगा करके प्रश्न पूछा जाता है, और उसका कितना लगा करके प्रश्न पूछा जाए और उसका उत्तर आता है, तो उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे आज ज्यादा खाना खाया है, कम, ज्यादा, बहुत, थोड़ा, अधिक, जरा सा, मुझे जरा सा चाहिए, या इतना कुछ, बराबर, आदि। तो आज हमने क्रिया विशेषण पढ़े, और क्रिया विशेषण से संबंधित पद परिचय को हम कल पढ़ेंगे। यदि आप में से किसी भी विद्यार्थी को कोई समस्या हो तो वो प्रश्न पूछ सकता है। धन्यवाद।